बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एफआईआर के अंदर आप किसी भी जुर्म को ऐड या डिलीट किस तरह से करवा सकते हैं। कि अगर कोई जुर्म हुआ है और उस जुर्म से मुतल्लिका जो भी ऑफेंस आपका अक्रंस हो है उसके अगेंस्ट अगर कोई जुर्म जो है वो नहीं लगा है तो उसको आप एफआईआर के अंदर किस तरह से ऐड करवा सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई जुर्म जो है वो ऐसा लग गया है जिसके ऊपर कोई भी अक्रंस नहीं हुआ है तो उस सूरत के अंदर आप उस दफ़ा को जो है वो किस तरह से खारिज करवा सकते हैं, किस तरह से ऐड और डिलीट होती हैं दफ़ात किसी भी एफआईआर के अंदर आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए कुछ जराइम ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन बाद में की जाती है, पहले जो है एफआईआर दर्ज की जाती है। और कुछ ऐसे जराइम होते हैं जिनके अंदर पहले तफ्तीश की जाती है और उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज की जाती है। जिस तरह से एफआईआर के मैटर्स हैं उनके अंदर पहले तफ्तीश की जाती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, चाहे वो एफआईआर साइबर क्राइम के से मुतल्लिका ही क्यों ना कोई जुर्म हो। जबकि आप हम ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत या बाकी जो है वो दीगर लॉज के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर पहले एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद जो है वो उसके अंदर तफ्तीश की जाती है। और कभी भी किसी के साथ जब कोई जुर्म होता है तो वो उस जुर्म की एप्लीकेशन जो है वो तहरीरी सूरत में भी लिख के ख़ुद भी दे सकता है। इसके अलावा जो है वो ज़बानी तौर के ऊपर भी थाने के अंदर जाके बता सकता है और ये स्टेशन ऑफिसर का काम है कि वो उसको तहरीरी सूरत के अंदर जो है वो लिख के जो है वो उसके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज करेगा। अब जब भी किसी भी शख्स के साथ जो है वो कोई जुर्म होता है और जुर्म होने के बाद जो भी उसने अपना वक़ुआ बयान किया है कि मेरे साथ ये जुर्म हुआ है तो उसकी नोयत को देखते हुए उसके अंदर जो जो दफ़ा जो है वो अट्रैक्ट करती हैं वो उन एफआईआर्स को जो दफ़ात लगती हैं उनको जो है वो एफआईआर के अंदर जो है वो मेंशन कर लिया जाता है। इसी तरह से कोई अगर जुर्म हुआ है और उस जुर्म के मुतल्लिका जो है अगर पहले जो है वो दफ़ात नहीं लगाई गई हैं तो बाद में भी जो है वो लगाई जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अगर कोई शख्स है वो कहता है कि मेरे साथ ये वक़ुआ हुआ है कि मैं घर के ऊपर अपने घर में मौजूद था तो फ़लाँ बंदे जो है वो मेरे घर के अंदर चादर और चार दीवारी का जो तक़द्दुस है उसको पामाल करते हुए मेरे घर के अंदर दाखिल हुए हैं और दाखिल होने के बाद जो है उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, ये मेरा मेडिकल मौजूद है और इसके ऊपर जो है मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। अब जो आपकी दरख्वास्त आई है उसके ऊपर जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो एफआईआर में घर के अंदर चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल कहते हुए घर में दाखिल होने की जो एफआईआर है वो भी जो दफ़ा है 452 वो दर्ज कर ली जाती है। उसके साथ जो भी फर्दर अकरेंस के मुताबिक जो है अगर आपको इंजरीज हुई हैं तो उसके मुताबिक जो है वो दफ़ात लगा दी जाती हैं। लेकिन बाद के अंदर जो है वो तफ्तीश में ये चीज़ सामने आती है कि वो शख्स जो है उसने जो है वो तशद्दुद तो ज़रूर कंप्लेनेंट के ऊपर किया है लेकिन वो घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ बल्कि उसने जो है वो बाहर गली के अंदर ये किया था। तो इसमें क्या करेगा जो आईओ है जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो 452 जो दफ़ा है वो एक अपनी ज़िमनी के अंदर लिखेगा कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो है ये चीज़ सामने आई है कि ये शख्स जो है वो घर के अंदर चादर और चार दीवारी का जो तक़द्दुस है इसको पामाल करते हुए घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ है, लिहाजा 452 की जो दफ़ा है उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसको जो है वो उसमें से निकाल दिया जाता है। इसी तरह से जो है वो अगर कोई वक़ुआ है, कोई शख्स है उसको जो है वो किसी के ऊपर कातलाना हमला किया गया, उसको मर्डर करने की कोशिश की गई है और वो उसके अंदर बच जाता है, उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसके ऊपर जो है वो मुतल्लिका जो है वो पुलिस को इत्तला दी जाती है कि ये वक़ुआ हुआ है और उसके ऊपर पुलिस आती है और उसके ऊपर जो है वो क्योंकि वो बच गया है अभी वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है और इसके ऊपर जो है वो पुलिस फौरी तौर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देगी और उसके ऊपर 324 की यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की जो दफ़ा है वो लगा देगी। लेकिन एक दिन बाद 2 दिन बाद अनफॉर्चुनेटली जो बंदा है
उसकी डेथ हो जाती है जो विक्टिम है। अब उसकी जब डेथ हो जाती है तो इस सूरत के अंदर अब जो है वो पहले क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर था, उस बंदे की अभी डेथ नहीं हुई थी और उसके अंदर सिर्फ उसको कत्ल करने की कोशिश की गई थी, तो उसकी दफ़ा लगाई गई है। लेकिन अब क्योंकि उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है, अब ये लाजम नहीं है कि अगर फौरी तौर के ऊपर किसी शख्स की डेथ हो तो फिर ही 302 की जो है वो FIR दर्ज की जाती है। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर जो है वो कत्ल अमद हो तो उसी सूरत के अंदर होगी। बल्कि अगर बाद के अंदर जो है वो कोई भी शख्स है वो इंजर्ड हो गया है और उन इंजरीज की वजह से जो उस किसी भी अक्यूज्ड ने जो किसी के शख्स के ऊपर जो है अटैक किया है, उसके नतीजे के अंदर उन इंजरीज की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, बेशक वो बाद में डेथ होगी, तो उसके अंदर जो है वो फिर बाद में अपनी जो पुलिस जो है ज़िमनी लिखेगी, उस ज़िमनी के अंदर जो है वो 302 की दफ़ा जो है वो उसको भी शामिल कर देगी। और ये बता दिया जाएगा अदालत के अंदर भी जब रिकॉर्ड पेश किया जाएगा तो उसमें ज़िमनी के अंदर और साथ बता दिया जाएगा कि इसके अंदर ये दफ़ा जो है वो लगा दी गई है। अब इसके अंदर जो है आप किसी भी ऑफेंस के रिलेटेड जो है वो ये आईओ का इख्तियार है कि आप कोई भी जो है वो दफ़ा लगा सकती है या आईओ जो है वो उसको खारिज कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल जो है वो अगर एक जुर्म हुआ है और मुतलका जो आईओ है उसने जो है वो मुतलका जो दफ़ात उसके वकूए के मुताबिक बनती हैं वो नहीं लगाई हैं। समटाइम तो ऐसा भी होता है कि जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के अपने वकूए को बयान करते हैं और उसके अंदर इस तरह से उस स्टोरी को लिखते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ात लग सकें, लेकिन उसमें अगर आईओ समझता कि ये चीज़ें जो है वो नहीं जो हुई हैं तो वो दफ़ात नहीं लगाता। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जिसमें तमाम चीज़ें सामने मौजूद होती हैं और उसके ऊपर ऑफेंस जो है वो मेड आउट हो रहा होता है, लेकिन आईओ उसके ऊपर नहीं लगाता। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उसके ऊपर किसी बंदे ने जो है वो अटैक किया है और उसके नतीजे के अंदर जो है किसी ने उसके चाकू मारा है जो पेट के अंदर लगा है और जिसमें से उसकी जिल्द भी फट गई है और उसकी जो गोश्त है वो भी फट गया है। तो अब इसके अंदर जो है वो 337D की दफ़ा लगती है, लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो दफ़ा नहीं लगाई जाती है। तो इस सूरत के 337 जो है उसमें से जो है वो फर्दर जो है वो 337F5 या 6 जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो जुर्म जो है उसकी नौइयत के मुताबिक लगा दी जाती है। लेकिन अब जो है जो काइंड ऑफ वर्ड्स हैं वो कहते हैं कि जो कैविटी ऑफ ट्रंक है बॉडी का, जिसके अंदर ये चेस्ट और पेट का हिस्सा है, इसके अंदर अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी को इंजरी करता है जिसके अंदर उसकी जिल्द भी फट जाती है, उसका गोश्त भी फट जाता है, इंटरनल पार्ट जो है वो कहीं पे इफेक्टेड होते हैं, तो उसमें 337D की दफ़ा लगेगी। अब इसके अंदर जब 337 की डी अब मेडिकल सामने मौजूद है कि उसके पेट के अंदर जो है वो लगी है, लेकिन इसके बावजूद है वो आईओ जो है वो इसके ऊपर मुतलका दफ़ा नहीं लगाता है। तो अगर तो बेल स्टेज है तो बेल स्टेज के ऊपर जो है वो आप जब आर्गू करें तो आप मुतलका अदालत को बता सकते हैं कि ये मेडिकल मौजूद है और इस मेडिकल के मुताबिक ये भी दफ़ा जो है वो अट्रैक्ट होती है। इसमें जो है जब आपकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद जब चालान जो है वो आईओ भेजता है पब्लिक जो है वो प्रोसिक्यूटर को, जो कि सरकारी वकील होता है, और उसके पास जब जाता है तो उसने जो चालान उसके पास आया उसको प्रॉपर्ली तौर के ऊपर उसने एग्जामिन करना होता है। और एग्जामिन करने के बाद अगर उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई गलती है तो उसको भी वो निशानदेही करके वापस आईओ को भिजवा सकता है कि इसके अंदर ये चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। इसी तरह से अगर जो है आईओ के वो जो सरकारी वकील है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो उसमें निशानदेही कर सकता है कि इस जुर्म के मुताबिक ये जो स्टोरी है इसमें ये दफ़ा भी जो है वो अट्रैक्ट होती है, इसके अंदर ये जो फैक्ट है इसको कहीं पर भी जो है डिनाई नहीं किया गया है, आपकी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसकी नफ़ी नहीं हुई है, लिहाजा इसके ऊपर ये जुर्म अट्रैक्ट होता है। तो उसके ऊपर भी वहाँ पर भी जो है वो दफ़ात को शामिल किया जा सकता है, वो आईओ को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। इसी तरह से अगर जो है वो
जो चालान है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, जो सरकारी वकील है, वो उसको मुकम्मल करने के बाद मुतलका अदालत में ट्रायल के लिए भेज देता है। तो फिर ट्रायल कोर्ट जो है वहाँ पर भी आप निशानदेही कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट इटसेल्फ जो है जब चालान फ्रेम करेगी, जब फर्द जुर्म आयद करेगी, तो उसके अंदर जो है वो उन जो स्टोरी है, जो वकूआ है, उसकी नोयत के मुताबिक अगर कोई दफ़ा जो है वो नहीं लगी है तो उस दफ़ा को वहाँ पर जो है वो ऐड किया जा सकता है और उसमें ऐड कर सकते हैं। और आफ्टर द एविडेंस, अगर वो एविडेंस के दौरान वो जुर्म जो है वो साबित होता है तो उस सूरत के अंदर उस जुर्म के तहत भी जो है वो एफआईआर दी जा सकती है। सो इस तरह से जो है वो कोई भी जुर्म जो है उसको मनसूख या उसके अंदर जो है वो ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अदालत जो है वो आईओ को किसी किस्म की कोई तफ्तीश से मुतल्लिका जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी नहीं कर सकती है कि आप इस तरह से नहीं, बल्कि आप इस तरह से तफ्तीश करें, इस जुर्म को रखें, इस जुर्म को खारिज कर दें। ऐसा नहीं है, बल्कि आज़ादाना तौर के ऊपर जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो तमाम फैक्ट्स को देखते हुए, तमाम सबूतों को देखते हुए अगर कोई जुर्म समझता है वो उसको ऐड भी कर सकता है, उसको ख़त्म भी कर सकता है और अपनी तफ्तीश के अंदर वो आज़ाद है। वो जिस तरह चाहे जो है वो मुकम्मल तफ्तीश जो है वो फैक्ट्स को देखते हुए कर सकता है। तो इस तरह से जो है वो आप किसी भी जुर्म को ऐड या डिलीट जो है वो एफआईआर के अंदर किया जाता है। इस मौजू से मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।